अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तां। गुज़श्ता रोज मुल्क में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में अंदाजों के बरअक्स तकरीबन क्लीन स्वीप, जबकि तहरीक इंसाफ को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली की 2 नशस्तों समेत पंजाब असम्बली की 12 में से 10 हासिल कर चुकी है, जबकि इत्तेहादी जमातें काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी एक एक सूबाई नशस्त हासिल कर चुकी है। हुकूमत इस तारीखी कामयाबी पर निहाल है तो अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ एक बार फिर इन ज़िमनी इंतखाबात पर धांधली का शोर मचा रही है। नताइज से एक बात तो वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ का वोटर पार्टी की मुसलसल एहतजाज, मुज़ाहमत और धरना सियासत को रद्द कर रहा है, बयानिए को रिजेक्ट कर रहा है। उसे इस तरह की सियासत में दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही है। वो पार्टी के अंदरूनी झगड़ों से भी तंग और जमात में अपनों को नवाजने की पॉलिसी से भी मायूस दिखाई देता है, या फिर तहरीक इंसाफ का वोटर सिस्टम से मायूस हो चुका है कि वो जितनी मर्जी मेहनत करें, वोट दें, लेकिन फिर भी नताइज वही आने हैं जो पहले से तय है। इसलिए वो वोट डालने के बजाय अब खामोश रहकर अब तेल और तेल की धार देख रहा है। बहरहाल इन इलेक्शंस के नताइज पर हुकूमती इत्तेहाद खुश है। पहले से मौजूद 2/3 अक्सरियत मजीद नशस्तें हासिल करने से पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, जबकि इसके बरक्स तहरीक इंसाफ इस पर मातम खुदा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा किस तरह इन नताइज पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, जरा उसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखता है। तहरीक इंसाफ के वोटर ने आज ना निकल के ये साबित कर दिया कि वो मायूसी का शिकार हो चुके हैं और उनके लीडर के जो मुतजाद बयानात जेल से आ रहे हैं, जिसमें कभी वो एक झूठा बयानिया घड़ते हैं, कभी दूसरा झूठा बयानिया घड़ते हैं, और बानी चेयरमैन पीटीआई की नफरत की, इंतशार की, तकसीम की, झूठ की और मुनाफकत की सियासत को अवाम ने आज रद्द कर दिया। ये फितना फसाद पार्टी अपने अमाल पे गौर करे। ये कल का इलेक्शन ये एक ट्रेलर है, ये पंजाब के अवाम का फैसला है कि पंजाब के अवाम को अपने बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम नहीं चाहिए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शंस में भी झुरलू फिरने का इल्ज़ाम लगा रही है और दोबारा से इन इंतखाबात में होने वाली मुबैना धांधली पर एहतजाज का ऐलान कर रही है। पंजाब की हुकूमत ने इलेक्शंस के अंदर, और उसे इलेक्शन कहना भी इलेक्शन की तौहीन है, जिस नंगी जारहियत, बेशर्मी, बेहयाई का मुजाहरा किया है, उसके लिए कंडेम करने के अल्फाज भी हमारे पास मौजूद नहीं है। ये इलेक्शन नहीं था, ये एक ढोंग रचाया गया था और अवाम की टैक्स पेयर्स का पैसे का ज़िया था। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान की सूबाई असेंबली की सीटों पे इस जुमे बाद जुमा एक मुजाहरे की कॉल का ऐलान करते हैं। ज़िमनी इंतखाबात के बाद मुल्क में सूरत हाल कुछ इस तरह से तब्दील हो रही है कि आज हफ्ते के पहले रोज ही स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड सतह पर है। सऊदी अरब के बाद ईरानी सदर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और IMF से भी जल्द ब्रेक थ्रू की तवक्को है, जिससे मुल्क के माशी गर्दाब में भी कमी आएगी, यानी माशी गर्दाब से निकलने में आसानी होगी। जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का वोटर बज़ाहिर जिस बात से मायूस है, ये पार्टी अब भी उसी राह पर शद्दोमत के साथ, शिद्दत के साथ चल रही है, यानी एहतजाजी सियासत, IMF को ख़त लिखना या यूरोपीय यूनियन को अप्रोच करना, आम इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम हो या अब ज़िमनी इंतखाबात के बाद ज़्यादती का शोर हो, तहरीक इंसाफ हर वो कदम उठा रही है जिससे मुल्क की बदनामी और इसका वोटर मायूस हो रहा है। और फिर एक और प्रॉब्लम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रैंक्स के अंदर जो डिवाइड है वो भी है, एक नेपोटिज्म भी है, हाउस इन ऑर्डर नहीं है, और फिर टिकटों की तकसीम के ऊपर खुद पार्टी के अपने वर्कर्स और सपोर्टर्स जो है वो नाला दिखाई देते हैं। इस इंतखाब में ज़िमनी इलेक्शन के अंदर भी जिस तरह की नेपोटिज्म का मुजाहरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया कि गुजरात में जो टिकट है वो चौधरी परवेज़ इलाही को इशू किया जाता है, तो उनके साहबजादे जो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं हैं, जो स्पेन में बैठे हुए हैं, उनको लाहौर से इलेक्शन PP 158 से कंटेस्ट करा दिया जाता है। वज़ीराबाद के अंदर जिस तरह अहमद चट्टा की छोड़ी हुई नशस्त पर उनके भाई फयाज चट्टा को टिकट दे दिया जाता है, इसी तरह से यही जो सिलसिला है वो KP तक भी पहुंचा। और KP के अंदर जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है, NA 8 से PTI वो नशस्त भी सिक्योर नहीं कर सकी। यानी पंजाब से तो आप हारे ही हैं, खैबर पख्तूनख्वा जहाँ आपकी अपनी हुकूमत है, आप वहाँ से भी कौमी असम्बली की नशस्त हार गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन क्या PTI इस मैसेज को एक्सेप्ट कर रही है? क्या अपने रैंक्स के अंदर मौजूद जो डिवाइड है उसको कवर करने के लिए, उस खलीज को अबूर करने के लिए तैयार है? क्या अपने अंदर जो घर के अंदर प्रॉब्लम्स हैं उसको दुरुस्त करने के लिए तैयार है, या फिर यही शोर मचाएगी कि धांधली हुई है और फिर अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर पर्दापोशी कर दी जाएगी? इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पिछौता साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम नईम पिछौता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ज़िमनी इलेक्शंस के नताइज देखकर तो ये लगता है कि अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को मुस्तरद कर दिया है, हुकूमत ने क्लीन स्वीप किया है, शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा है PTI को, तो क्या समझा जाए, अवाम ने मुस्तरद कर दिया आपके नैरेटिव को?
बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश, आपने मौका दिया जी। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है जी, गलत बात की जा रही है और सिर्फ ये एक उस इलेक्शन की जस्टिफिकेशन के लिए ऐसा बयानिया बनाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं जी। 8 फरवरी को भी जिस तरह अवाम निकली, अवाम ने वोट दिया, फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे जीते हुए लोगों को हरा दिया गया फॉर्म 47 में, और इस दफे उन्होंने ये देखा कि फॉर्म 47 से पहले ही हरा दिया जाए ताकि ये एक नई स्टोरी जो है वो जन्म ले, और ये कौम इसी चक्कर में रहे कि अब फॉर्म 47 का नाम लें या फॉर्म 45 के, क्योंकि वो फॉर्म 47 वाली जो बात थी ना, जब लगाया जाता था कि फॉर्म 47 के मुताबिक ये वजीर, या फॉर्म 47 के मुताबिक ये वजीर आला, या फॉर्म 47 के मुताबिक ये वजीर आजम, सो कॉल्ड वजीर आजम, तो उस वो बात उनको चुभती थी। आपने देखा जहां पर इनकी हुकूमत थी, सिवाय KPK के, हर जगह के ऊपर दफा 144 लगाई गई, इंटरनेट की सर्विस बंद की गई, हमारे उम्मीदवारों को उठाया गया, हमारे पोलिंग एजेंट्स को उठाया गया। तो आपको KPK में भी हुई है, बाजोड़ की नशिस्त भी आप हार गए। बाजोड़ की देखें नशिस्त हमारे हैं, तो हम इनके ऊपर नहीं कह रहे कि इन्होंने वहां पर जो है वो बॉक्स तोड़े हैं, बल्कि आप देखें कि KPK के अंदर इलेक्शन जो है वो फेयर हुए हैं, और अगर फेयर तरीके से वो जो हमारे एक जो साथी थे, वो जो शहीद जिनके भाई हो गए, वेरी अलार्मिंग फॉर यू कि ना सिर्फ पंजाब में क्लीन बोल्ड हुए हैं, KP के अंदर 2 नशिस्तें थी, उनमें से एक आप हार गए। इजंट इट अलार्मिंग फॉर यू? देखें जो रेहान ज़ेब थे ना जी, जिनके भाई जो हैं वो जो शहीद हुए थे, रेहान ज़ेब, उनके भाई इलेक्शन लड़े थे, तो वो इस वजह से वहां पर जो है वो टिकट के अंदर कोई इस तरह की चीज हुई जिसमें आज भी ये कहा जा रहा है कि टिकट शायद उनको दी जाती तो वो बेस्ट हमारी जो है उसके अंदर कोई आजादी नहीं। साहब मैं ये कह रहा हूँ सर कि किसी और को शिकस्त का जिम्मेदार करार देने से शायद बहुत सारी कोताहियां जो आपके अपने अंदर हैं उन पर पर्दापोशी होगी, उनसे पर्दा हटाना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा कि गलतियां हो कहाँ रही हैं विद इन द पार्टी। देखिए लाहौर के जो आपके जिले सदर हैं वो तो आपके लाहौर के जो दफ्तर है, आपका सेक्रेटेरिएट है, उसके ताले नहीं खुलवा सके। एक वकील को आपने जिले सदर बनाया, मगर उनकी परफॉर्मेंस ये है कि वो ताले नहीं खोल सके, लाहौर में दिखाई नहीं दिए। इलेक्शन हो रहा था लेकिन किसी जगह पर वो दिखाई मुतहर्रिक नहीं थे। तो प्रॉब्लम तो है सर विद इन योर पार्टी प्रॉब्लम है, अगर अभी आइडेंटिफाई ना किया गया तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा सर। देखिए बात यह है कि जिस बंदे की जिस जगह के ऊपर ड्यूटी लगाई गई वो उसने पूरा परफॉर्म किया, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये बात डालनी कि हमारे टिकट्स के अंदर कोई इस तरह का मामला था तो क्या सारे ही टिकट्स गलत दिए गए थे। नंबर 3 बात ये है कि यही उम्मीदवार जो है, आपने देखा जब इलेक्शन थे तो इलेक्शन के अंदर यही उम्मीदवार हमारे 8 फरवरी को जीते, और जब अब मामला जो है इस वक्त आया तो इसमें फॉर्म 45 के मुताबिक इनको हरा देना और किस तरीके से हराया गया, इसमें चाल जो है वो चेंज की गई, क्योंकि ये फॉर्म 47 वाला जुमले निखा रहा था और फॉर्म 45 में किस तरह से हराया गया कि हमारे वहां से एजेंट्स को, हमारे उम्मीदवारों को बाहर निकाल दिया गया, और वहां पर जो सहाफी रिपोर्टिंग कर रहे थे उनको उठा दिया गया। 92 न्यूज के हमारे एक सहाफी जिन्होंने वहां पर सच्चाई लोगों को बताने के लिए कोशिश की तो उनको उठा लिया गया, उनको अगवा कर लिया गया। वहां पर जब रिजल्ट ही बनाए जाएंगे बंद कमरे के अंदर, और लोगों को जो वहां पर हमारे एजेंट्स हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, जो कि एजेंट्स के मुताबिक जब रिजल्ट तैयार हो रहा होता है उनकी मौजूदगी वहां जरूरी है कि वो अपनी मौजूदगी नहीं साहब, ये एलिगेशंस अपनी जगह पर, ये आपका मुकदमा अपनी जगह पर, लेकिन दूसरी तरफ हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक डोमेन में बड़ी अच्छी खबरें देख रहे हैं। आज ही आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो रिकॉर्ड सतह उबूर कर गई। आज ही आपके ईरानियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान में है, सऊदी आला सतह का वफ्द पाकिस्तान का दौरा कर चुका, IMF की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी तरफ से IMF को भी खत लिखा गया, उसके अलावा यूरोपीय यूनियन को खत लिखने का मामला है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद है। तो एक तासुर तो उभरा है कि एक तरफ स्टेबिलिटी की बात हो रही है, दूसरी तरफ इंस्टेबिलिटी के लिए कोशिशें की जा रही। देखिए पहली बात तो ये है ना, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो बात हो रही है उसकी बात जो है क्या सिर्फ हम कर रहे हैं, वो कमिश्नर रावलपिंडी को क्या हमने कुछ कहा था? वो जो धांधली की गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, वो क्या हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी? वो 6 जजेस का खत जो लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब को, क्या वो हमने लेटर लिखवाया है? जहाँ जो मुल्क के अंदर लाकानूनियत आज तक की गई, जो एक बंदा एक FIR से रिहा होता है तो दूसरी में उठा लिया जाता है, जैसे आलिया हमजा और सनम जवेद हैं, या इमरान खान साहब के ऊपर 200 मुकदमात बना दिए जाते हैं, तो क्या वो हमने बनाए? तो देखें ये बात, लेकिन सब क्या वजह कि ये बयानिया चल नहीं रहा है, ये बयानिया को प्रोडक्टिव हो नहीं रहा है।
देखिए बयानिया, ये जो है बयानिए की बात नहीं है, ये बात जो है हकायक है, और जब हकायक के ऊपर कोई बात करता है तो लोग उसका साथ भी देते हैं, और लोगों ने साथ दिया, और इसी का नतीजा कल भी देखा कि लोगों ने वोट डाला लेकिन धांधली के जरिए हराया गया। 8 फरवरी को लोग ने उन्होंने वोट डाला लेकिन धांधली के जरिए हराया गया। हाँ, एक डिफरेंट तरीका है वादात डालने का, इस दफा तरीकाकार जो है उन्होंने मुख्तलिफ अपनाया, जिसके जरिए हमारे वहां पर एजेंट्स को खड़े नहीं होने दिया गया। और जब रिजल्ट या अगर आपके पास इख्तियार हो, आप कमरे के अंदर कुंडी लगा के 1 लाख वोट डाल दें, बॉक्स में आकर बाहर आकर रिजल्ट अनाउंस कर दें, तो वो कैसा इलेक्शन? अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वैसे नईम साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर ऐसा था तो मैंने देखा वो जो PP 149 जहां से हाफिज ईशान साहब कंटेस्ट कर रहे थे, उनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे पोलिंग स्टेशन नंबर 127 के, उन्होंने पहले ही फॉर्म 45 के ऊपर सिग्नेचर्स करा लिए। तो वहां पर जो आपके पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए थे, उनको इतना भी गाइड नहीं किया था कि आपने दस्तखत नहीं करने, पहले उन्होंने भी दस्तखत कर दिए। आप कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी इस बार बड़ी अच्छी थी, क्लेवर थे, तो आप स्ट्रैटेजीज को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए बात यह है कि फॉर्म 45 की आपने बात की, ये दिन में करवाए गए, और जब फॉर्म 45 का जो पोल है वहां पर खुला, और जब हमारे एक साफी ने जो उसने बड़ा जबरदस्त मुजाहरा किया जुर्रत का, हिम्मत का, और उसने कहा कि आपने कैसे कर दिए, तो ये बताया गया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से कि आप, क्योंकि वक्त की कमी होती है जब काउंटिंग मुकम्मल हो रही होती है, तो उस वक्त इस वजह से हम कह रहे हैं कि आप अभी कर दें, और उन्होंने साइन करवा ली, और बाद में उसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को वो फॉर्म 45 फाड़ने पड़ गए। अब मामला क्या है? मामला ये है कि हमने गाइड किया, उसमें गलती किसी की हो सकती है, किसी को समझ नहीं आई, किसी के ऊपर प्रेशर डालकर करवाया गया, या किसी को कन्विंस करके करवाया गया। अब क्या ये वहां पर जितने अफसरान मौजूद थे जो तैनात थे, क्या उनकी ये ड्यूटी थी कि आपने धांधली इस तरह से करनी है? उसके ऊपर कोई बात नहीं की जा रही कि जिन्होंने धांधली की या बॉक्स के अंदर वोट डाले या फॉर्म 45 के ऊपर साइन क्यों पहले करवाए, ये लोगों को बाहर क्यों निकाला। धांधली वो है, ये नहीं बात कि आप ये कहें कि आपको ये पता नहीं था तो लिहाजा आपकी आंखें अब यकीनन इसके लिए तो फॉरम मौजूद है, कोर्ट ऑफ लॉ है, ट्राइब्यूनल्स मौजूद है। नईम साहब, यकीनन इसके लिए तो जाहिर है जो कॉम्पिटेंट फॉरम है वो मौजूद है, और वहां पर मुझे उम्मीद है कि आप जाएंगे भी और अपना मुतालबा रखेंगे भी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग थी इस सारे मामले का जायजा लेने के लिए, उसमें क्या कंसेंसस हुआ सर? देखिए उसमें कंसेंसस ये हुआ है कि अब वक्त आ गया है कौम को बाहर निकलने का। अगर हकूक अपने हासिल करने हैं तो अदालतें जो हैं वो खामोश तमाशाई बन के जिस तरह से बैठी हैं, और डेट पे डेट, तारीखों पे तारीखें, और अवाम जो है देख रही है। और यही अदालत के अंदर मामला अगर पीछे भी गया है तो ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के पास जाएं। इलेक्शन कमीशन के पास गए तो उन्होंने कहा जी कि आप अगर धांधली के हवाले से आपको कोई मामला है तो आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाएं। तो लिहाजा ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर 5 साल किसी सूरत हम इनको इस तरह जो है वो यरगमाल बनाकर तमाम सिस्टम को नहीं निकालने देंगे। जुम्मे को कॉल दी है पूरे पाकिस्तान में, पंजाब, KPK, सिंध, बलूचिस्तान, तमाम सूबों में, इस्लामाबाद में, हर जगह के ऊपर कौम को निकलने के लिए कॉल दी है, और इंशाअल्लाह ताला कौम निकलेगी। और अब हकूक जो हैं वो रोड्स के ऊपर ही जो है निकल कर लिए जा सकते हैं, क्योंकि जब जजेस के ऊपर प्रेशर डाल के या उनके बहनोइयों को अगवा करके या कैमरे लगा के उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है या जा सकता है, या उसके जरिए उनको कंट्रोल किया गया है, तो अब सिर्फ वाहिद रास्ता यही है कि अवाम अपनी ताकत जो है वो निकल कर दिखाएगी, और इंशाअल्लाह ताला हमारी कॉल है, हम निकालेंगे और निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बानी तहरीक इंसाफ बढ़ चढ़कर नाम लेकर इदारों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। कभी वो अपनी अहलिया की तबीयत खराबी का जिम्मेदार अहम शख्सियात को करार देते हैं, तो कभी वो इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम भी उन्हीं की ज़ेर सरपरस्ती होने का इल्ज़ाम धर रहे हैं। अब उन्होंने 7 नकात पर मबनी एक नाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के नाम ख़त इरसाल कर दिया है, और पहले से ज़्यादा कशीदा सूरत हाल को मज़ीद कशीदगी की तरफ धकेल दिया है। उनकी जारहाना सियासत के बावजूद सिस्टम में मौजूद कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो चाहती हैं कि बिगड़े हुए मामलात को सुधारा जाए, कशीदा सूरत हाल को मज़ीद कशीदगी से बचा लिया जाए। ऐसी इतलात है कि अब एक और ग्रुप मफाहमत कराने के लिए सरगर्म हुआ है, और जिसकी खबर सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने अपने कॉलम के जरिए दी कि खैर खा ग्रुप इस वक्त एक्टिव है, जिसके अंदर कुछ 3 सीनियर सियासतदान शामिल हैं, एक रिटायर्ड जर्नैल भी इसके अंदर शामिल है, जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस खलीज को कम किया जा सके। अब ये खैर खा ग्रुप अपनी जगह पर, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो हुकूमती बेंचेस से हैं, वो क्या कहते हैं कि मफाहमत कैसे हो सकती है, फिर इमरान खान की रिहाई भी मुमकिन है मुज़ाकरात के ज़रिए। इमरान खान की रिहाई को बहुत बड़ा मसला नहीं है, अगर बैठ के मुज़ाकरात कर लिए जाएँ, अक्रॉस द टेबल बैठा जाए, तो इम्पॉसिबल चीज़ें भी हो सकती हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब तो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तो फिर मुज़ाकरात करने में इंटरेस्टेड कौन नहीं है? अब ये डेडलॉक किस जगह पर है? इस वक्त मोहम्मद अली दुरानी साहब सीनियर सियासतदान हैं,
हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं क्योंकि वो भी उन खैर खाओं के अंदर शामिल है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली दुरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा, ये खैर खा ग्रुप या उन खैर खाओं में आपका नाम भी शामिल है कि जो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन हाइल खलीज को कम करना चाहते हैं? असल में मैं तो आज से नहीं हूँ, मैं तो पिछले कोई 8 महीने से मुसलसल लगा हुआ हूँ कि भाई इस वक्त जो है आप आपस में टकराव के बजाय तमाम सियासतदानों को मिल बैठ के मुल्क के मफाद के लिए, आवाम के मफाद के लिए काम करना चाहिए। और मैं अभी भी क्लियर हूँ, आइंदा भी क्लियर था, इसके लिए तो किसी ग्रुप से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके लिए पूरी सियासी जो क़यादत है उनको आगे बढ़ के एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जिसका फ़ायदा मुल्क की मईशत और आवाम को हो सके। तो लिहाजा ऐसा अगर काम कोई भी करेगा, मेरा ख्याल ये है कि वो तो पाकिस्तान के मफाद में होगा। और मैं तो पिछले 6 महीने से, आपको पता है कि रिकन्सिलिएशन से लेके नेशनल यूनिटी से लेके जी तमाम सियासतदानों इस कार्य खैर में आप अकेले ही हैं? एक बात मैं बता, या आपके साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं? देखिए, मैंने तो जब से ये काम शुरू किया है, मैंने अकेला भी शुरू किया है। मैं जिस सियासतदान से भी मिला हूँ, जिस प्रोग्राम में भी गया हूँ, जिस दानिशमंद वर्ग के पास भी गया हूँ, सब ने इससे इत्तफाक किया है। लेकिन अब मैं ग्रुप के बारे में नहीं कह रहा, मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में कह रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है। लेकिन ये इमरान खान या पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ये इशू नहीं है। तो अब प्रिंसिपल ये बात दुरुस्त है, मैं इसकी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर भी आता हूं दुरानी साहब, लेकिन उससे पहले मुझे बताइएगा कि आपके साथ और कौन कौन शामिल है? असल में कोई इस किस्म की कोई फॉर्मल चीज़ से तो मैं वाकिफ़ नहीं हूँ जिसमें कुछ लोग हों और कुछ ना हों। मेरे साथ तो आप शामिल हैं, मेरे साथ जितने भी इस वक्त मतलब मीडिया के लोग हैं वो शामिल हैं। यानी कोई ऐसा फॉर्मल ग्रुप नहीं है जिसको खैर खा ग्रुप का नाम दिया जा रहा है कि जिसमें कुछ सीनियर सियासतदान भी हों और अस्करी इदारे के कोई रिटायर्ड अफसरान भी? नहीं, मैं अभी तक इस मामले में बाखबर नहीं हूँ और ऐसी किसी चीज़ के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि अगर हो सकता है कुछ लोग काम कर रहे हो तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा काम है। जो लोग भी कर रहे होंगे हम उनकी भी सताइश करेंगे। और मैं तो पहला बंदा हूँ जिसने ये काम शुरू किया था और आखिरी दिन तक मैं ये काम करता रहूँगा। अच्छा, अब आप ये बताएं ना सर कि आपने बिल्कुल ये काम किया और आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी थे, आपका ये इनिशिएटिव था, आप इमरान खान साहब से मिले और आप कंसर्न क्वार्टर्स तक भी जो है वो राब्ता करेंगे। उसमें हुआ नुकसान कहाँ हुआ, यानी प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, डेडलॉक कहाँ है, उसमें कामयाब क्यों नहीं हो सके? क्योंकि ना तो रिकन्सिलिएशन होती हुई नजर आई, ना नेशनल यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी। देखिए, इसमें जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों की प्रॉब्लम है। लोग दूसरी बात करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो लोग इक़्तिदार में आने की जिन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो इक़्तिदार में जाने के बाद इक़्तिदार में बैठना पसंद करते हैं, पाकिस्तान के लिए सोचना पसंद नहीं करते। इस वक्त भी जो हुकूमत बनी हुई है, अगर वो हुकूमत चाहे तो आज भी रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस शुरू हो सकता है। नहीं, लेकिन इक़्तिदार में बैठी हुई पार्टीज तो कह रही है सर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी रिकन्सिलिएशन की बात की, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने भी अपने पहले खिताब में ये बात की कि मस्बत सोच के जरिए से सबको एक साथ लेकर चलना होगा। तो ये वो उसको आप ग्रैंड चार्टर ऑफ इकोनॉमी कह लें या कोई रिकन्सिलिएशन का चार्टर कह लें, ये बात तो हुकूमत वक्त कर रही है। देखें ना, हाँ, अब आप यहाँ रुक जाएं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात करने की नहीं है, ये करने की है। ये बात कहने की नहीं है, ये करने की है। मतलब ये है कि अगर वो कह रहे हैं, वो तकरीर में ये बात कह रहे हैं, तो मुझे आप बताएं या मुझे वो समझा दें कि वो इसके लिए क्या कर रहे हैं। अगर आज प्रेसिडेंट इसके लिए कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि उन्हें ग्रीवियंसेस एड्रेस करने पड़ेंगे एग्रीव्ड ग्रुप्स के।
उन्हें अगर पीटीआई से करना है तो पीटीआई के ग्रीवियंसेस है, उन ग्रीवियंसेस को लॉ के तहत जो है एड्रेस करना पड़ेगा। सर, ये ग्रीवियंसेस जो है वो बैठ के एड्रेस हो सकते हैं ना, मतलब ग्रीवियंसेस को अगर एड्रेस कोई कराना चाहता है तो उसके लिए उसको बैठना पड़ेगा ना, उसको बताना पड़ेगा मेरे ये रिजर्वेशंस है, मेरे तहफुजात है, और दूसरी पार्टी को कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई मेरे खिलाफ मुकदमात झूठे हैं, मेरा मैंडेट आपने चोरी कर लिया है, ये मेरे कारकुनान को पकड़ा हुआ है। बैठ के बात करेंगे तो मसाइल हल हो जाएंगे। देखें, बैठ के आज तक दुनिया के अंदर जितने भी निगोशिएशंस हुई हैं, जितने भी डायलॉग्स हुए हैं, जो एग्रीव्ड पार्टी होती है उसके इश्यूज को एड्रेस किए बगैर कोई निगोशिएशन नहीं हो सकती। अगर वियतनाम में निगोशिएशन होगी, अगर साउथ अफ्रीका में निगोशिएशन होगी, आज अगर किसी पार्टी का आप इंतखाबी निशान भी छीन लें, किसी पार्टी के लोगों को भी बंद कर दें, उनके केसेस भी ना चलाएं, उनके ऊपर कोई फैसला भी ना करें, उन्हें जलसे भी ना करने दें, उनके फॉर्म 45 भी ना आने दें, मतलब यह है कि उनके जितने भी ग्रीवेंसेस हैं जेन्युइनली, और हम मीडिया में देखते हैं, हमें पता है कौन से ग्रीवेंसेस हैं, उन ग्रीवेंसेस के बारे में आप एक ओपिनियन दें। आप इलेक्शन कमीशन अपना काम क्यों नहीं करता? इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए। ये बात तो हमारी हुकूमती लोगों से भी जिम्मेदारी है कि अगर इन ग्रीवेंसेस को दूर करके सारे मुतालबात मान के बैठना है तो फिर किस लिए बैठना है? फिर बैठने का एजेंडा क्या है? हाँ, देखिए, बैठने का एजेंडा एक ही है, वो है मुल्क। आप इक्तदार के लिए ना बैठें, आप मुल्क के लिए बैठें, मुल्क की मईशत के लिए बैठें, मुल्क के अवाम के लिए बैठें। देखिए, आज हर एक को पता है कि अवाम क्या चाह रहे हैं, अवाम क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं। ये करें साहब, ये इसके ऊपर बयान दे प्रेसिडेंट। जो पॉलिटिकल फोर्सेस है वो आपस में बैठने को तैयार ही नहीं है। जो ऑपोजिशन में होता है वो कहता है कि भाई हमें अगर यकीन दहानी किसी से चाहिए, इवन आपके इंटरनेशनल क्रेडिटर्स को भी अगर किसी से यकीन दहानी चाहिए तो वो मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है, मुल्क की फौज है। इसी तरह लोकल जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, जो अपोनेंट्स हैं, जो ऑपोजिशन में होते हैं, उनको अगर किसी से गारंटी चाहिए तो इस्टेब्लिशमेंट है। तो इस्टेब्लिशमेंट का तो जो रोल है वो एडमिटेड रोल है, मुसल्लमा एक हकीकत है मुल्क की। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उसे आउट करके कोई ना कोई मफामत हो जाए? तो वो तो हर मफामत का हिस्सा हो, जब तक नहीं होंगे तब तक मफामत हो ही नहीं सकती। जी, अब इसके बारे में सुन लें। मैं देखें, मैं एस्टैब्लिशमेंट के भी और बाकी रेफरेंस से भी हुकूमत के मामलात को समझने के बाद ये बात कर रहा हूँ। देखें, एस्टैब्लिशमेंट का जितना मर्जी रोल हो, अगर पुलिस ने भी कोई करनी हो ना इंक्वायरी, वो देखती है हु इज़ बेनिफिशरी। सर, लास्टली इन वेरी क्विकली दुरानी साहब, व्हाट आर यू लुकिंग एट? अब तो ये जो बंदर बाट है ओहदों की मुकम्मल हो गई है। ये जो कुर्सी जिसका रौला है, ये कुर्सी की तकसीम अब हो गई है। सदारतें, वजारतें उज़्मा ये सब डिक्लेयर्ड हैं। तो अब किसी को क्यों चाहिए मफामत? हाँ, अब मफामत, देखें, मफामत तो इसलिए चाहिए कि पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन के बगैर ना मुल्क चल सकता है, ना मईशत चल सकती है, ना दुनिया में इज्जत रिस्टोर हो सकती है। आपको ये रिकन्सिलिएशन पाकिस्तान के लिए करनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जितने चैलेंजेस हैं आज, मईशत से लेके दहशतगर्दी से लेके मुल्क को आगे बढ़ाने का, आपस की तकसीम से लेके, ये तमाम चैलेंजेस जो हैं ये रिकन्सिलिएशन मांगते हैं। आज भी मांग रहे हैं, कल भी मांग रहे थे, कल भी मांगेंगे। और इसका हासिल करने का तरीका यह है कि जो इक़्तिदार में बैठे हैं उन्हें पीछे हटना पड़ेगा। जब वो पीछे हट के स्पेस बनाएंगे तो रिकन्सिलिएशन भी हो गए। उनके पीछे हटने से मुल्क आगे बढ़ेगा, मुल्क को आगे बढ़ाएं। वरना असेंबली में खड़े होकर नारे लगाते रहें, सड़कों पे जुलूस निकालते रहें, पुलिस को वट्टे मारते रहें, उनसे डंडे खाते रहें, ये सारा काम जो है ये हमने सारी जिंदगी देखा है। और 76 साल से इस मुल्क को ना आगे बढ़ने दिया गया, और पिछले 52 साल से 2 खानदान हुक्मरान चले आ रहे हैं, और उन्होंने इस मुल्क को, इस पूरे खित्ते के अंदर गरीब तरीन, मजलूम तरीन, महकूम तरीन मुल्क बना दिया है। इसको कबूल है तो ये करते रहें, लेकिन अवाम अब इसके साथ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं। भारतीय वजीर आजम, वो भारत जो खुद को सेकुलर कहता है, वो भारत जहां पर यह प्रचार किया जाता है कि यहां पर हर किस्म की कौमें, हर किस्म की अक़लियतें महफूज हैं, ये उस भारत के वजीर आजम हैं, यानी भारत के सरबराह हैं, करता धरता हैं। क्या वजीर आजम को अपनी इलेक्शन कैंपेन की खातिर, महज चंद वोटों की खातिर यह ज़ेब देता है कि वो हिंदुओं का वजीर आजम बन जाए?
और वहाँ पर बसने वाली एक बड़ी कम्युनिटी, वहाँ पर बसने वाले मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा होकर पब्लिकली इस तरह का स्टेटमेंट दे, कांग्रेस को रेफर करते हुए, ठीक है आपका ओपोनेंट कांग्रेस है, लेकिन आप कांग्रेस को पिछाड़ने के लिए उनके स्टेटमेंट को रेफर करते हुए क्या अपनी ज़मीन पर मुसलमानों का नाटका बंद कर देंगे? क्या आप मुसलमानों के गिर्द घेरा तंग कर देंगे? आपके ऐसे सेकुलरिज्म के ऊपर तो ये बहुत बड़ा तमाचा है जो आप खुद रसीद कर रहे हैं। क्या पूरी दुनिया को आज भारत का ये सेकुलर चेहरा नज़र आ रहा है जो आरएसएस के नरेंद्र मोदी की सूरत जिस अंदाज में परवान चढ़ रहा है वो सबके सामने है। ये वही सेकुलर भारत है जिसकी दाग बेल कहीं गांधी जी ने डाली थी और गांधी जी ने प्रमोट किया था कि भारत सेकुलर भारत होगा, यहाँ पर हर एक को मुकम्मल तौर पर आज़ादी होगी। लेकिन आज गांधी के उसी भारत के सेकुलरिज्म का गला खुद नरेंद्र मोदी ने सिर्फ इंतखाब जीतने के लिए घोंट दिया है। मोदी हुकूमत के हवाले से कुछ रोज़ पहले गार्डियन ने एक खबर भी पब्लिश की है। मैं ज़रा गार्डियन की उस खबर के मंदरजात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मोदी हुकूमत इस कदर हट धर्म है कि अभी कुछ रोज़ पहले मोतबर इंटरनेशनल जरीदे गार्डियन ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया था कि मोदी हुकूमत कनाडा, अमेरिका के अलावा पाकिस्तान में भी टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। इसके सबूत कुछ माह कबल पाकिस्तानी वजारत खारजा के आला हुक्काम ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पेश किए थे। इन तमाम सबूतों और आलमी रद्दअमल के बाद भी भारतीय वज़ीर दिफा ने हटधर्मी से इलेक्शन मुहिम में अपने वोटर सपोर्टर्स को राग़िब करने के लिए न सिर्फ इन वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल करने के साथ इस बात का क्रेडिट लिया कि मोदी हुकूमत मुल्की मुखालिफिन को उनके वतन में घुसकर मारती है। भारत में अक़लियतों पर मुज़ालिम का ना रुकने वाला सिलसिला भी जारी है और इस मामले में भारत दुनिया में सरे फहरिस्त है। भारत में 1964 से 2023 तक तकरीबन 20,000 से ज़ायद मुसलमानों को शहीद किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भारत में ये मज़ालिम हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहे हैं। यह सवाल यह है कि मोदी सेकुलर इंडिया का नारा तो लगाते हैं लेकिन उनके अपने बयानात ही उनके दावों की कलई खोल रहे हैं। यहाँ सवाल ये भी है कि आलमी दुनिया भारत को लगाम डालने में नाकाम क्यों, और क्या कभी इस जुल्म सितम के खिलाफ पुरजोर आवाज़ और इक़दाम उठाए जाएंगे या महज ये फसाना ही रहेगा, ये एक नारा ही रहेगा। इस वक्त मुल्क में दो इंतहाएं हैं। एक इंतहा बासर अमीर तबके की है जो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, अशराफिया, जबकि दूसरा तबका वो है जो या तो गरीब है या जल्द गरीब होने वाला है। पहले तबके की अमीरी इस कदर बढ़ चुकी है कि उन्होंने कानून को घर की लौंडी समझ लिया है। ये तबका ना किसी को कानून मानता है, ना किसी उसूल को खातिर में लाता है। इनका जब दिल चाहता है वो कानून को रौनते हैं और जब जी चाहता है गरीबों को कीड़े मकोड़ों की तरह मसल देते हैं। हमारा मुल्क सिविल जज की अहलिया के तशद्दुद का निशाना बनने वाली रिजवाना से लेकर बलूचिस्तान के ट्रैफिक सिग्नल में रुकन असम्बली की गाड़ी के नीचे कुचले जाने वाले ट्रैफिक वार्डन जैसी मिसालों से भरा पड़ा है। लेकिन मजाले कभी सिस्टम के कान पर जू तक रिंगी हो। ये सिस्टम वक्ती तौर पर बेदार ज़रूर होता है, लेकिन जैसे ही खबर मीडिया स्क्रीन से आउट होती है ये दोबारा फिर से गहरी नींद में चला जाता है। जब तक अगला सानहा पेश ना हो जाए ये नींद से बेदार नहीं होता है। जब भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है, कोई एक्शन होता है, अब भी ऐसा ही हुआ है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें बज़ाहिर एक बासर खातून ओवर स्पीडिंग और चालान करने पर ट्रैफिक वार्डन से उलझती दिखाई देती है। थोड़ी बहस और तकरार और जो आपस में उनका इंटरेक्शन होता है उसके बाद ट्रैफिक वार्डन को गाड़ी के सामने से हटने का हुक्म सादर फरमाती हैं। सामने से ना हटने पर वो इस कदर तेज़ रफ्तारी से वार्डन को हिट करते हुए गाड़ी दौड़ाती हैं जैसे वो गुस्से में पुलिस एहलकार को कुचलने का इरादा रखती हैं। ये तो ट्रैफिक वार्डन की किस्मत अच्छी थी कि इस हादसे में किसी हद तक पहुंचने में कामयाब हो गया, बजाय इसके कि कानून की खिलाफ वर्जी पर नादिम होती, कुछ जुर्माना या पेनल्टी पे करती। उन्होंने ट्रैफिक वार्डन को ही रौंदते हुए वहाँ से निकलना जो है वो बेहतर जाना। खुद तो वो इसमें आफियत जानी, लेकिन उस ट्रैफिक वार्डन का क्या कसूर था जो यकीनन किसी का बेटा है, किसी का भाई हो सकता है, किसी का बाप हो सकता है। अगर वो जान से चला जाता तो क्या होता। ज़राए के मुताबिक ये वीडियो जो अब वायरल हो रही है ये माह जनवरी की वीडियो है, लेकिन जनवरी के इस खौफनाक वाक़े के बाद से अब तक ये जो बासर ये कानून की गिरफ्त में नहीं आ सकी। उम्मीद है कि अब जब ये वीडियो वायरल हुई है तो कानून की गिरफ्त में ना सिर्फ खातून आएंगी बल्कि इनके अगेंस्ट जो एक्शन है वो भी लिया जाएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।